नमस्कार दोस्तों, वीडियो के इस चौथे सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 सालों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के चंगुल से बाहर निकले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए 2020 के जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग यानी 22.8 करोड़ लोग जो कि भारत में है। इसके बाद नाइजीरिया 2020 में लगभग 9.6 करोड़ हैं। भारत के कुछ इलाकों में राष्ट्रीय औसत से तेज दर से गरीबी में कमी आई है, लेकिन ये इलाके पहले अपने देश में सबसे गरीब राज्यों में थे। रिपोर्ट के अनुसार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां गरीबी रेखा में तेजी से गिरावट आई है। अब उत्तर प्रदेश में भी होगी हिंदी मेडिकल की पढ़ाई। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भी हिंदी में MBBS की पढ़ाई होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा कर दी है। MP के बाद UP देश का ऐसा दूसरा राज्य होगा जहां हिंदी में MBBS की पढ़ाई होगी। योगी सरकार मेडिकल के साथ साथ इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई हिंदी में कराने का प्लान की तैयारी कर रही है, जो अगले एकेडमिक ईयर से लागू हो जाएगा। CM योगी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इसकी सूचना दी है। दिल्ली के घरों से निकलने वाले हजारों मीट्रिक टन कूड़े को अब प्रोसेस कर उससे बिजली बनाई जाएगी। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई को कम करने की कवायद तेज कर दी गई है। दिल्ली के घरों से निकलने वाले हजारों मीट्रिक टन कूड़े को अब प्रोसेस कर उससे बिजली बनाई जाएगी। इस दिशा में ईस्ट दिल्ली स्थित गाजीपुर लैंडफिल साइट पर दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को चालू किया गया है। इससे हर रोज करीब 1300 मीट्रिक टन कूड़े को प्रोसेस कर उससे बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। इंडिया गेट बना दुनिया का शीर्ष बासमती चावल ब्रांड। ग्लोबल बासमती चावल बाजार पर हाल ही में किए गए एक रिसर्च के अनुसार इसकी उच्च गुणवत्ता, प्रीमियम उपस्थिति और विशिष्ट स्वाद के लिए पहचाने जाने वाली भारत के बासमती चावल को दुनिया में नंबर 1 माना गया है। KRBL लिमिटेड के प्रमुख ब्रांड इंडिया गेट को एक प्रमुख इंटरनेशनल रिसर्च कंपनी द्वारा किए गए मार्केट स्टडी में दुनिया के नंबर 1 बासमती चावल के ब्रांड के रूप में मान्यता दी है। आपको बता दें कि KRBL लिमिटेड दुनिया का सबसे बड़ा बासमती चावल एक्सपोर्टर कंपनी है। पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा बायो प्लांट शुरू। 230 करोड़ की लागत से जर्मनी की वर्बिया कंपनी की तरफ से स्थापित इस प्लांट की पहली यूनिट की क्षमता 33 टन CBG प्रतिदिन की है। यहाँ CBG का मतलब है कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसमें 90% मीथेन होते हैं। इसमें रोजाना 300 टन और साल में 1.30 लाख टन पराली की खपत होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया है कि प्लांट के 14.25 टन CBG प्रतिदिन क्षमता वाले 2 अन्य यूनिटें भी वर्ष 2022 से 23 तक शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि 20 एकड़ क्षेत्र में फैले इस प्लांट की 550 टन CBG प्रति वर्ष उत्पादन की क्षमता है। उन्होंने कहा है कि अगर तीनों यूनिटें सही तरीके से काम करने लगेंगी तो पंजाब में ऐसे 10 और बायो प्लांट लगाए जाएंगे। भारी रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट सेंटर में 25 सेकंड की अवधि के दौरान CE-20 इंजन का टेस्ट किया गया। इसरो ने बताया कि यह इंजन LVM-3 मिशन के लिए निर्धारित किया गया है, जिसके तहत OneWeb के अगले 36 सैटेलाइट को अगले साल की शुरुआत में प्रोजेक्ट किया जाएगा। इससे पहले श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 23 अक्टूबर को OneWeb के पहले 36 सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया गया था। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर। जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय से इस बात पर विचार चल रहा था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाएगा। असल में 34 ऐसे क्राइटेरिया थे जो पाकिस्तान के लिए सेट किए गए थे। अगर उसे ग्रे लिस्ट से हटना था तो उन क्राइटेरिया पर खरा उतरना जरूरी था। अब FATF ने अपने जारी बयान में कहा है कि पाकिस्तान कुछ हद तक उन क्राइटेरियाज पर खरा उतरा है। आपको बता दें कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल क्राइम को रोकने की कोशिश करता है, जो कि आतंकवाद को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। पाकिस्तान पर आरोप लगे थे कि वहां मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम हो रहा है।
इस आरोप के बाद पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। लेकिन कुछ अब रिपोर्ट के अनुसार एफएटीएफ ने पाकिस्तान को राहत देने का काम कर दिया है। भारत की तरफ से इसका विरोध जरूर किया गया, लेकिन एफएटीएफ ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। टाटा द्वारा गुजरात में मेक इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी टाटा और एयरबस को सौंपी गई है। कंपनी बड़ोदरा स्थित प्लांट में इन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। भारत में बने 40 विमानों की आपूर्ति 2026 से 2031 तक की जाएगी। वहीं पहले 16 विमान 2023 से 25 के बीच एयरबस से डायरेक्ट खरीदे जाएंगे। चीनी निर्यात पर प्रतिबंध 1 साल बढ़ गया। केंद्र सरकार ने भारत से चीनी के निर्यात पर लागू सीमा को 1 साल और बढ़ा दिया है। इसे बढ़ाकर अक्टूबर 2023 तक कर दिया गया है। सरकार ने प्रतिबंध बढ़ाए जाने के संबंध में शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है। बता दें कि भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एक खबर के अनुसार देश में इस बार गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने की उम्मीद है। इससे भारत के लिए 80 लाख टन शुगर के निर्यात का मौका बन सकता है। भारत में शुगर सीजन 2022 से 23 में 2.75 करोड़ टन चीनी की खपत का अनुमान है। इसमें से 45 लाख टन चीनी का इस्तेमाल मिल्स एथेनॉल बनाने के लिए करेंगी। इसके अलावा 60 लाख टन का चीनी को वार्षिक बचत स्टॉक के रूप में सुरक्षित किया जाएगा। आपको बता दें कि वैश्विक महंगाई के साथ साथ भारत भी काफ़ी ऊंची महंगाई का सामना कर रहा है। हाल ही में देश ने गेहूं के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। देश में 3 लाख करोड़ का स्टार्टअप इकोसिस्टम। 29 अक्टूबर को इंडस्ट्री और ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक कार्यक्रम में कहा है कि देश में इस समय यूनिकॉर्न यानी $1 अरब से अधिक मूल्य वाले स्टार्टअप की संख्या 110 से अधिक है, जबकि करीब 75 और कंपनियां इस यूनिकॉर्न में शामिल हो सकती है। उन्होंने इसे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि देश में 80,000 से अधिक स्टार्टअप कंपनियां रजिस्टर्ड है, जिसमें 10 लाख से अधिक लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा लाखों लोग अप्रत्यक्ष रूप से भी इससे जुड़े हुए हैं। एलोन मस्क का हुआ ट्विटर। महीनों तक चले ड्रामा के बाद एलोन मस्क ने आखिरकार $44 अरब के डील में ट्विटर को खरीद ही लिया। डील फाइनल होने के बाद उन्होंने एक ट्वीट में कहा, अब पक्षी आज़ाद हो गया, यानी अब ट्विटर आज़ाद हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो मस्क ने ट्विटर डील फाइनल करने के बाद सीईओ पराग अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब विभिन्न फसलों के बीज पर चढ़ेगी उर्वरक की नैनो परत। आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप एलसीबी फर्टिलाइजर के विशेषज्ञ विभिन्न फसलों के बीजों पर नैनो उर्वरक की विशेष परतें चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी मदद से बुआई के 35 दिनों तक बीजों को खाद पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और खुद ही अपने सामान्य अवस्था में अंकुरित होंगे। हालांकि ये बीज आम बीज की अपेक्षा 5 से 10% तक महंगे होंगे, लेकिन किसानों की खाद पानी की बचत होगी। अक्षय श्रीवास्तव के अनुसार बीज पर सुपर ऑब्जर्वेंट और नैनो कणों की जो परत चढ़ाई जाएंगी, उसमें मौजूद कण किसी भी तापमान को सह सकेंगे। बुआई से पहले इन नैनो मॉलिक्यूल्स और सुपर ऑब्जर्वेंट के ऊपर जीवाणुओं के घोल का छिड़काव करना होगा। ये जीवाणु ही परत में मौजूद नैनो मॉलिक्यूल्स को सक्रिय करते हैं और बीज को ज़रूरत के मुताबिक पानी और अन्य पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। सुपर ऑब्जर्वेंट पॉलीमर की खासियत यह है कि ये अपने अंदर 260 गुना तक पानी एकत्र कर लेता है और बाद में बीज को अंकुरित होने के लिए ज़रूरत के मुताबिक पानी देता रहता है। परत में मौजूद जीवाणु भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, आयरन, पोटास आदि की खुराक देते रहते हैं। एक देश एक वर्दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पुलिस के लिए एक देश एक वर्दी यूनिफॉर्म पर विचार करने की बात कही है। देश के कुछ हिस्सों ऐसे हैं जहां पुलिस की वर्दी का रंग में फर्क देखने को मिलता है। कोलकाता पुलिस की वर्दी का रंग सफ़ेद है। 1845 में जब अंग्रेज़ों ने कोलकाता पुलिस का गठन किया था, जब सफ़ेद रंग की वर्दी की शुरुआत की गई थी, लेकिन 2 साल बाद ही इसका रंग बदलकर खाकी कर दिया गया था। लेकिन कोलकाता पुलिस ने रंग बदलने से साफ मना कर दिया था। कोलकाता पुलिस का कहना था कि जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर नमी ज़्यादा होता है, खाकी वर्दी में अधिक गर्मी लगेगी। इस स्तर के बाद कोलकाता पुलिस की वर्दी सफ़ेद रखी गई, जबकि पूरे राज्य में खाकी वर्दी पहनी जाने लगी।
पुडुचेरी पुलिस की वर्दी में भी बदलाव देखने को मिलता है। यह पुलिस की टोपी का रंग खाकी नहीं बल्कि लाल होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि देश को आज़ादी मिलने के बाद यह हिस्सा फ्रांस के अधीन रहा। फ्रांस ने अलग दिखने के लिए पुलिस को लाल टोपी पहनने को कहा था। उस देश में ऐसे ही यूनिफॉर्म का चलन था। 1954 में फ्रांस से अलग होने के बाद भी पुडुचेरी में यह चलन बरकरार रहा था। 1973 के पहले तक कर्नाटक पुलिस खाकी शर्ट पहनती थी। तत्कालीन सरकार के आदेश के बाद पतलून की शुरुआत हुई। इसके बाद इसमें कई बदलाव किए गए। अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने 5 साल की रिसर्च के बाद पुलिस के लिए नई यूनिफॉर्म तैयार की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वर्दी हर तरह के मौसम को झेलने में मदद करेगा और पूरे देश में एक जैसी वर्दी लागू होगी। भारत और ब्रिटेन के बीच हो सकता है FTA साइन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कार्यभार संभालने के साथ ही भारत ब्रिटेन के साथ अच्छे रिश्तों की उम्मीद कर रहा है। अब एक बार फिर से FTA की चर्चा फिर से शुरू हो गई और माना जा रहा है कि जल्द ही इस बार बात बन सकती है। आपको बता दें कि FTA का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसके अंदर 2 देशों के बीच FTA साइन होता है। तो उन देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि में छूट दी जाती है या नियमों को आसान बना दिया जाता है। इससे दोनों देशों के बीच लागत कम होती है और वैश्विक स्तर पर दोनों देशों की रेट कम हो जाती है। इससे व्यापार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने कई देश जैसे नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान और मलेशिया सहित 13 देशों के साथ FTA साइन किया हुआ है। घरेलू कच्चे स्टील का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस स्टील प्लांट के माध्यम से न केवल निवेश हो रहा है बल्कि कई नई संभावनाओं के दरवाजे भी खुल रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया 60,000 करोड़ से अधिक के इस निवेश से गुजरात और देश के युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। इस विस्तार के बाद हजीरा प्लांट में कच्चे स्टील की उत्पादन क्षमता 90 लाख टन से बढ़ाकर 1.5 करोड़ टन हो जाएगी। 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्यों की ओर बढ़ने में स्टील प्लांट की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब देश में स्टील क्षेत्र मजबूत होता है तो बुनियादी ढांचा क्षेत्र मजबूत होता है। इसी तरह स्टील क्षेत्र का सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों निर्माण, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय GDP में यूट्यूबर का 6,800 करोड़ का योगदान। भारत में बेरोजगारी बहुत अधिक है और इस बात में कोई संदेह नहीं है। देश के युवा बेरोजगार हैं और इसका मुख्य कारण यह है कि देश में रोजगार के बहुत अधिक अवसर उपलब्ध नहीं हैं। आज के इस आधुनिक दौर में जहां कुछ लोग नौकरी के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं और अपने भविष्य को दांव पर लगा बैठे हैं, वहीं सोशल मीडिया क्रिएटर्स के डिस्ट्रैक्टेड करने वाले आंकड़े सामने आए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। यूट्यूब और गूगल के SVP के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर नील मोहन ने यह खुलासा किया है कि देश के यूट्यूब क्रिएटर्स सिर्फ देश की GDP ही नहीं बल्कि देश में लाखों रोजगार भी पैदा कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार लोकल यूट्यूब क्रिएटर्स देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 6,800 करोड़ का योगदान दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। साथ ही प्रत्येक वर्ष लगभग 7 लाख रोजगार भी पैदा कर रहे हैं, जिससे देश में बेरोजगारी के आंकड़ों को कम करने में इसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $100 अरब पहुंचने का लक्ष्य। केंद्रीय टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि अगले 5-6 वर्षों के देश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाकर $100 अरब तक पहुंचाने का इरादा है। इस लक्ष्य के पूरा होने पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मूल्य बढ़कर $250 अरब हो जाएगा। वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने करीब $42 अरब का निर्यात किया था। ब्लू बीच के सूची में भारत के 2 और बीच शामिल। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को ट्वीट करके कहा है कि 2 और भारतीय समुद्र तटों को दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों की सूची में शामिल मिली है। आपको बता दें कि भारतीय समुद्र तटों में जो ब्लू बीच की सूची में जगह बनाई है उसमें मिनिकॉय, ठुंडी और कदमत बीच दोनों ही लक्षद्वीप में स्थित है। इससे भारत में ब्लू बीच की संख्या बढ़कर 12 हो गई है।
यदि दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।